Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, today date is 16. I am teaching you chapter number 10. Name of the chapter is communicable diseases. ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर इज कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, सो लेट टेक आउट पेज नंबर 69. ठीक है, लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. So student, in the previous video I explained you about the what is the difference between a communicable diseases and non-communicable diseases. Okay, communicable diseases can be spread through an infected person to a healthy person, but non-communicable diseases cannot be spread from an infected person to a healthy person because they are due to the deficiency of the nutrients. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाए बॉडी में या उनकी कमी हो जाए तो उससे जो बीमारियां फैलती हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल. दैट इज द रीजन दीज आर नॉट स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. ओके, उसके बाद फिर हमने हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस काज्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया था. फिर डिजीज स्प्रेड बाई मॉस्किटो में, तो हाउ मलेरिया इज स्प्रेड. देखो मलेरिया है ना, मलेरिया के जम को स्प्रेड करने का काम करता है मॉस्किटो. ठीक है, तो कैसे स्प्रेड करता है ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया था. फिर उसके बाद हमने हाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया था. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया. आफ्टर दैट फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने आप लोगों को बोला था हाउ वी कंट्रोल द मलेरिया, तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में. बेटा अब ये मत सोचना सर ऐसे बोले जा रहे हैं, क्योंकि आज हम जस्ट रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस है. अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो आप 15 फरवरी की वीडियो यूट्यूब पे फिर से चेक कर लेना, आपको टॉपिक मिल जाएगा. ठीक है, तो पेट्स कंट्रोल कैसे करना है मलेरिया को हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद हम लोग चले थे डिजीज स्प्रेड बाय ए हाउस फ्लाइज. तो यहाँ से ही आज हम स्टार्ट करते हैं. diseases spread by house flies. ठीक है, तो अब डिजीज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाई. देखो अब हाउस फ्लाइज जो होती हैं, जो मक्खियां, जिनको मक्खी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में हाउस फ्लाइज बोलते हैं, ये बाइट नहीं करती हैं लाइक ए मॉस्किटो, बट हाउ दे स्प्रेड द डिजीजेस. देखो जो जर्म्स हैं, जर्म्स की हमने 4 कैटेगरी आपसे डिस्कस ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजुआ है, वॉर्म्स है. ये 4 कैटेगरी ऑफ द जर्म्स है. ठीक है, स्पेशली अब मैंने बोला था ये जो जर्म्स होते हैं दे आर नोन एज डिकम्पोजर. यही पूरी सराउंडिंग्स को क्लीन करने का काम करते हैं, बिकॉज दे फीड ऑन द डेड प्लांट्स पार्ट्स एंड द एनिमल बॉडी. ठीक है, प्लांट्स देखते हो, कोई प्लांट सूख के गिर जाता है, कुछ समय बाद आप देखोगे वो गायब हो जाता है. एनिमल अगर मर गया कुछ समय बाद देखोगे वो गायब हो गया. तो ये गायब कहाँ हो जाता है बेटा, ये गायब क्या हो जाता है, इसको यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं. तो अब देखो जैसे मलेरिया को स्प्रेड करने का काम मॉस्किटो करता है, इसी तरह ये हाउस फ्लाइज का एजेंट है. ये वो एजेंट है जो कि इन जर्म्स को स्प्रेड करने का काम करती हैं. क्योंकि ये जो गार्बेज होते हैं, गार्बेज कूड़ा के ढेर, ये सब जो गंदी जगहें होती हैं, इवन ह्यूमन फेसेस एंड एनिमल फेसेस. ठीक है, आप खाना खाते हो, ठीक है, जो एनर्जी खाने से मिलती है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि खाना हमेशा हमारे, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से फेसेस के थ्रू बाहर हो जाता है. आप डेली पॉटी जाते हो, ठीक है, यूरिन लिक्विड फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी. तो अब ये जो आपकी मक्खियां हैं ना, ये कहाँ, इनकी ये गार्बेज में और इन फेसेस में ये मक्खियां आपको मिलेंगी. ठीक है, ये मक्खियां एग्स यहीं देती हैं गंदगी में. तो जब ये गार्बेज पे और ह्यूमन और एनिमल फेसेस पे जब ये बैठती हैं ना,
ये जर्म्स पार्टिकल इनके बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप खाना खा रहे हो, फूड खा रहे हो, देखो स्पेशली कुछ चीज़ें आप अक्सर देखते होगे, आप जब भी खाना खाने बैठते होगे तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते होगे कि जिस जगह पे आप खाना खा रहे हो कहीं मक्खी तो है नहीं। नहीं तो आप देखते हो ना, हम लोग पंखा चला देते हैं या हाथ में कोई कपड़ा लेके लगते हैं मक्खी को इधर उधर हटाने, रूम से बाहर करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो डैट, ऐसा आपके पेरेंट्स को पता है, बिकॉज वी नो डैट जो ये मक्खियाँ होती हैं ये बहुत डर्टी प्लेसेस पे होती हैं, कूड़ा करकट, गार्बेज, सड़ी हुई जगह, ह्यूमन फेसेस, एनिमल्स के पॉटीज करते हैं, ये सब ऐसी गंदी जगहों पे ये मक्खियाँ बैठती हैं। तो ये जर्म्स इतने छोटे होते हैं, इसीलिए तो इनका नाम हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा, क्योंकि हम इनको देख ही नहीं सकते। इनको देखना है, इनके बारे में स्टडी करनी है तो वो हम लोग माइक्रोस्कोप में करते हैं, बिकॉज वो इमेजेस को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो डैट इज द रीजन, अगर बाई चांस आप खाना खा रहे हो और मक्खी वहाँ बैठ गई, ठीक है, तो अब मक्खियाँ बैठती ही होती ही गंदगी में, अब वो आपकी जब फूड पे बैठेगी तो आपको दिखेगा तो है नहीं, और उस फूड को आप खाओगे तो वो जो जर्म्स अब उस फूड में इंटर कर गए वो आपके माउथ से आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो यही होता है हाउस फ्लाइज से। अब देखो इसमें था जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जर्म स्टिक टू द हेयर, लेग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड व्हेन दे सिट ऑन द फूड आइटम, ओके, दे ट्रांसफर दो जर्म्स टू द फूड। अब ऐसा कंटेमिनेटेड फूड आप खाओगे ना बेटा जी तो आप तो बीमार हो गई, ठीक है। सो ए पर्सन हु ईट दैट कंटेमिनेटेड फूड, मतलब दूषित खाना जिसमें जर्म्स का अटैक हो गया, ठीक है। ए पर्सन हु ईट्स दैट कंटेमिनेटेड फूड फॉल्स इल। सो सम ऑफ द डेंजरस डिजीजेज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज आर, कॉलरा है, ठीक है, कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा, टाइफाइड, कॉलरा, टाइफाइड एंड TYPHOID, बहुत दूर लिख दिया, टाइफाइड, टाइफाइड एंड डायरिया, TIARRHAIARRHEA, ठीक है। सो देखो अब ये बीमारियां होती हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होती है ये डिजीजेस, कॉलरा, ठीक है, दस्त लगना, बहुत ज़्यादा पॉटी होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और वोमिटिंग भी बहुत होती है, ठीक है। अगर कंटेमिनेटेड फूड आपके बॉडी में इंटर कर गया तो आपको बहुत दस्त लगेगा, आप बहुत बार पॉटी जाओगे, ठीक है, और आपको वोमिटिंग भी खूब होगी। इससे क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी से वाटर बहुत लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी एट ए टाइम आपके शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ORS क्या होता है, ठीक है, वो फर्दर डिस्कस करेंगे, बट पहले तुम लोग समझ लो कि होता क्या है, ठीक है। कॉलरा बता दिया आप लोग को, वोमिटिंग भी होती है, वोमिटिंग होती है तो भी हमारे माउथ से भी बहुत लिक्विड निकलता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डायसेंट्री कंट्रोल नहीं हो रही है, बार बार आप डायसेंट्री होते उससे भी फ्लूइड हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाता है, तो ऐसे में आदमी बहुत वीक पड़ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, ठीक है। सो ये हो गया टाइफाइड है, टाइफाइड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर है, फूड है, वाटर से आपको ये होता है, इसमें आपको कंटिन्यूस फीवर आते हैं, ठीक है, इसमें आपको कंटिन्यू टाइफाइड हो जाएगा। और इस सब का पता किससे चलता है, टाइफाइड का आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड में उसके पता चल जाएगा कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है, तो फिर उसके बाद आपको उससे रिलेटेड मेडिसिन दी जाएगी, फिर आप फिट और हेल्दी हो जाओगे। तो टाइफाइड में क्या है, आपको हाई फीवर आता है, ठीक है, टाइफाइड में आपको हाई फीवर आता है, और इसका फीवर एक ही टाइम में आता है, कभी कभी किसी कंडीशन में 2 टाइम भी आता है, लेकिन इसके फीवर में यही है, जैसे आपको दिन में फीवर आ रहा है तो ये अगले दिन भी फिर दिन में फीवर आएगा, तो 7 to 10 डेज की दवाई होती है, उसको करने के बाद आप फिट एंड हेल्दी हो जाओगे। डायरिया होता है वही बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में डाइसेंट्री होना और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में निकलना, ठीक है, एक्सेस में, और इवन आप जब बहुत ज़्यादा आप डाइसेंट्री होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा डाइसेंट्री जब होने लगेगी तो ब्लड भी निकलने लगता है, ठीक है। तो डायरिया बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, अगर आपकी डाइसेंट्री नहीं रुक रही है तो डोंट टेक इट लाइटली, ये
बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। जब एक्सेस में आपको डायसेंट्रीज होने लगेगी तो आपको ब्लड भी आने लगता है पॉटी करते समय, ठीक है। तो डोंट टेक इट लाइटली, ये बहुत डेंजरस कंडीशन भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो कॉलरा क्या है, टाइफाइड क्या है, टाइफाइड बुखार आना होता है, और इसमें कॉलरा और डायरिया में बहुत ज़्यादा एक्सेस में पॉटी होती है, डायरिया में और ज़्यादा होती है, ठीक है, और नहीं रुकती है तो ब्लड भी आने लगता है डायरिया वाले में, ठीक है। तो ये तीनों डिजीज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज हैं, ठीक है, क्योंकि जम्स क्या है, जम्स आपको एयर में मिल जाएंगे, वाटर में भी मिल जाएंगे, फूड में भी मिल जाएंगे, सारी जगह जम्स होते हैं इन ऑल द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट है डायसेंट्री, अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायसेंट्री में भी वही कंडीशन होती है जो ऑलरेडी अभी मैंने कॉलरा और डायरिया में अभी डिस्कस की है। देखो इन केस ऑफ ए डायसेंट्री अगर होती है तो चिल्ड्रन in case of a dysentery children need the immediate attention of the doctor। मैंने बताया ना, एक्सेस में अगर बॉडी से हमारे फ्लूइड बाहर हो जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। सो इन दिस डिजीज द पेशेंट एक्सपीरियंस माइल्ड टू सब एब्डोमिनल पेन और स्टमक क्रेम। इसमें क्या होता है, स्टमक, जैसे आपके स्टमक में बहुत पेन होगी, रुक रुक के दर्द उठेगा, ठीक है, एक बार लगेगा रिलैक्स हो गया, बार बार आपको दर्द उठेगा, इसकी वजह से आप बार बार टॉयलेट वॉशरूम यूज करोगे, ठीक है। और पासिंग ऑफ ए स्टूल, ठीक है, वही जो पॉटी होना होता है वही है पासिंग ऑफ ए स्टूल, ठीक है। और ये भी लिक्विड फॉर्म में जाने लगता है, जब जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, जब एक्सेस डायसेंट्री होती है। पासिंग ऑफ ए स्टूल, जो आप पॉटी करते हो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जाने लगता है। जैसे पॉटी आप जाते हो, सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, ठीक है, इट इज ए सेमी सॉलिड पेस्ट, लेकिन आपका पेट गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात हो गई है, कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है, तो आप वो जो आपका स्टूल पास आउट हो रहा है फ्रॉम द एनएस, वो बिल्कुल लिक्विड की तरह पास आउट होने लगता है आपकी बॉडी से, ठीक है। तो अनट्रीटेड डायसेंट्री कैन बी डेंजरस स्पेशली इफ द इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट रिप्लेस लॉस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बॉडी से बहुत ज़्यादा डायसेंट्री होने के रीजन से ये डेंजरस तब हो जाएगा जब बॉडी से बहुत सा फ्लूइड्स क्या है, बाहर हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सेस, तभी तो मैंने बोला कि जब एक्सेस लिक्विड फॉर्म में बॉडी से स्टूल निकल नहीं सकता है तो एक समय ये भी आता है कि ब्लड भी आने लगता है स्टूल में, ठीक है। सो डायसेंट्री रिजल्ट इन डायरिया विद ब्लड, देखो इसमें लिखा है ना तुम्हारी बुक में, इसको अंडरलाइन कर लो। जब एक्सेस में डायसेंट्री होती है तो ब्लड भी आने लगता है। डायसेंट्री रिजल्ट इन डायरिया, डायरिया में क्या होता है, वो कंडीशन हो जाती है जब ब्लड भी आने लगा, ठीक है। डायसेंट्री है, कॉलरा है, उसमें भी फ्लूइड बाहर निकल रहा था लेकिन ब्लड नहीं आ रहा था। जब एक्सेस हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, तो आपको ब्लड भी आने लगता है स्टूल में, ठीक है। सो डायसेंट्री रिजल्ट इन डायरिया विद ब्लड। अब इसका सबसे बेस्ट मेथड, हाउ वी कैन कंट्रोल, ऐसे में हम पेशेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड बहुत सारा बॉडी से बाहर हो चुका होता है। ऐसे में अगर मान लो, कभी आप ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, अगर ऐसी कंडीशन है आपको डायसेंट्री हो रही है, बहुत बार आप टॉयलेट वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे में हमें पता है कि शरीर में वाटर की, फ्लूइड्स की बहुत कमी हो जाती है, इसलिए हमें बहुत वीकनेस लगती है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली ये सोचो कि अरे पानी कम हो गया बॉडी में, पानी मेंटेन करना है, पानी को मेंटेन करना है, कम हो गया है, नहीं बचूंगा। तो अगर आप वाटर चाहिए मुझे बॉडी में, तो आप नॉर्मल पानी बेटा ड्रिंक करोगे ना, तो आपको तुरंत वोमिटिंग हो जाएगी। तब बॉडी, जो हम लोग नॉर्मल खाते समय, खाना खाते समय या ब्रेकफास्ट के समय, जो जैसे हम लोग डेली नॉर्मल वाटर ड्रिंक करते हैं ना, वैसे वाटर उस समय जब आपको वोमिटिंग और डायसेंट्री हो रही हो एक्सेस में,
तब हम उस वाटर को ड्रिंक करेंगे तो हमारी बॉडी से तुरंत वोमिटिंग हो जाएगी। हम उस वाटर को अंदर ले ही नहीं पाते हैं, हम उस वाटर को अंदर ले ही नहीं पाते, तुरंत वोमिटिंग हो जाएगा। आप जितना पानी पियोगे उतनी आपको वोमिटिंग हो जाएगी, कंडीशन और नहीं संभलेगी। तो इसलिए हम लोग ऐसे कंडीशन में पेशेंट को सरवाइव कराने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ORS सॉल्यूशन देते हैं। क्या सॉल्यूशन देते हैं? ORS। इज इट क्लियर? और इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोमिटिंग और डायसेंट्री से बहुत सा फ्लूइड बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर हो गया होता है, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस द फ्लूइड्स लॉस फ्रॉम डायरिया टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ वाटर। ORS इज गिवन एट रेगुलर इंटरवल, हर थोड़ी थोड़ी देर पे उसे पिलाना है। सो इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड एट होम, और इसके लिए किसी भी आपको मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से ये अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे। हाँ, अगर आप मेडिकल स्टोर नहीं जाना चाहते हो तो ये बहुत इजीली आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे हम लोग वाटर नॉर्मल ड्रिंक करते हैं, लेकिन वोमिटिंग या डायसेंट्री के समय आप वाटर पियोगे तो आपको तुरंत वोमिटिंग, आपका बॉडी में वाटर वो स्टोर नहीं होता है। तो अब हम वाटर को देखो किस फॉर्म में लेते हैं, ORS सॉल्यूशन के फॉर्म में, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के में लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, कैसे बनाना है, 6 टीस्पून ऑफ शुगर ले लो, ठीक है, 6 टीस्पून। सबके घर में स्पून होगा बेटा, ये सब कुछ नई चीज नहीं है, तुम लोग ने अभी कितने चमचे तोड़ दिए होंगे, ठीक है, बहुत स्पून तोड़ चुके होंगे, सबके घर में स्पून है। तो 6 टीस्पून किसके ले लिए, शुगर के, ठीक है, शुगर के ले लिए, और ½ टीस्पून ऑफ साल्ट, ½ टीस्पून क्या लिया, साल्ट ले लिया, ठीक है, 6 टीस्पून शुगर ले लिए और ½ टीस्पून साल्ट ले लिया। अब एंड 1 लीटर बॉइल्ड वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जम्स उसके सारे खत्म हो जाते हैं। पानी को वैसे उबाल के ही पीना चाहिए, लेकिन ऐसा हम करते नहीं, हमको तो फ्रिज का पानी चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, फैसिलिटी वाले ह्यूमन बीइंग हैं। अब समर आने वाली है, हम लोग चिल्ड वाटर पियेंगे, बिल्कुल ठंडा, है ना, लेकिन सबसे बेस्ट होता है बॉयल वाटर पीना। हाँ, आप ये कर सकते हो, वाटर को बॉयल कर लो, उसके बाद उसे फ्रिज में रख के चिल्ड कर लिया करो, ठीक है। और टाइफाइड में तो डॉक्टर डायरेक्टली बोल देता है बॉयल वाटर देने के लिए, ठीक है, उससे रिकवरी जल्दी होती है। अब देखो, मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स किसको बोल रहा है, इनको कह रहा है। शुगर भी तो ड्राई होती है, साल्ट भी तो ड्राई होता है, ये क्या लिक्विड फॉर्म में नहीं। अब इसको 1 लीटर बॉइल्ड वाटर में मिक्स कर लो, मिक्स कर लिया। अब ये जो सॉल्यूशन बन गई, अब इस सॉल्यूशन को रेगुलर इंटरवल में हर थोड़ी देर में पेशेंट को देते रहो, ठीक है। अब क्योंकि रेगुलर उसे हर थोड़ी देर में ये जो सॉल्यूशन बनी है उसे देते रहो, और उसके बाद ये मत सोचो कि वो ठीक हो गया, अब उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। ये फर्स्ट एड टाइप की ट्रीटमेंट है बेटा, जो आप अपने घर में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई डायसेंट्री कुछ कंट्रोल होगी तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि डायसेंट्री में यही होता है, आप जा रहे हो, रास्ते में लग पड़ी, डॉक्टर की दुकान पे पहुंचे फिर लग पड़ी। तो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो ना, ठीक है। ORS का घोल पिला दो उसको, देखो कुछ बॉडी उसकी कंट्रोल हुई तो ये नहीं सोच लेना है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसके बाद आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि वो डॉक्टर उसको मेडिसिन देगा, क्योंकि उसके बॉडी में ऐसी कंडीशन, हलचल क्यों मची अर्थक्वेक की तरह, इसके पीछे कौन थे, जर्म्स थे।
जो उसके बॉडी में कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू चले गए। ठीक है, इज इट क्लियर? सो अब ये हो गया ORS भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम लोग डिजीज काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। Diseases caused by micro organism। अब देखो डिजीजेस काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से पहले ये कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, जो पूरा सराउंडिंग को क्लीन करते हैं वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली नोन एज जर्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही जर्म्स बोला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कीटाणु। और ये हमारी सराउंडिंग में चारों तरफ फैले हुए हैं। ये हमारे ऐसे दुश्मन हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। हम जा रहे हैं और हो सकता है ये अटैक कर दें कहीं छुप कर। ठीक है, तो इसलिए इनसे बचने के लिए हमें हेल्थ और हाइजीन हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, नॉट ओनली इन द होम बट इन आवर सराउंडिंग आल्सो, बिकॉज मैक्सिमम टाइम वी आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। ओके, सो microorganisms are commonly known as germs, bugs or microbes which are tiny living organisms। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है and cannot be seen with the naked eyes। नाउ अब देखो these are बैक्टीरिया। अब इसकी कैटेगरी क्या है ये भी सुन लो। बैक्टीरिया है, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड वायरसेस। ठीक है, अब मैनी डिजीज आर काज्ड बाय दीज ऑर्गेनिज्म। अब देखो एक टेबल दिया एंड दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल, इन हॉट स्प्रिंग एंड इन आवर बॉडी। ये सारी जगह प्रेजेंट है, सारी जगह ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब वन बाय वन लेट डिस्कस कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, डिजीज काज्ड बाय वायरस। वायरस से फ्लू या इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं आप लोग, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मिसल्स। ठीक है, अब देखो वायरस के अटैक से फ्लू क्या है, वायरल फीवर की तरह होता है, इसमें फीवर आएगा आपको। ठीक है, सो और कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड में कफ एंड कोल्ड हो सकता है। ठीक है, आप बार बार छींक रहे हो तो ये सब किससे होता है, ये सब आपका क्या वायरस से हो गया। फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, जो आपको फीवर आता है। ठीक है, 3-4-5 दिन के लिए फीवर आएगा। अगर कंट्रोल हो जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज फिर यू विल गो टू द डॉक्टर, वो आपके ब्लड का सैंपल लेगा, देन वो फर्दर बता सकता है कि क्या हो गया है। ठीक है, तो फिर आपको उससे रिलेटेड मेडिसिन देगा और आप फिट और हेल्दी हो जाओगे। ठीक है, कॉमन कोल्ड सबको पता है, और स्पेशली ये सब सबसे ज़्यादा होता है मॉनसून सीजन्स में। ठीक है, स्पेशली ये सबसे ज़्यादा ये बीमारियां फैलती हैं बेटा मॉनसून सीजन इज़ द वेरी राइट टाइम फॉर दिस। मॉनसून सीजन इसका सबसे ज़्यादा राइट टाइम होता है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड आप समझ ही रहो, जो अक्सर हो जाता है, सर्दियों में भी हो जाता है, ठंडी लग जाती है, लेकिन स्पेशली मॉनसून सीजन में सबसे ज़्यादा लोगों को कफ एंड कोल्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिजीज काज्ड बाय ये बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से डिजीज काज्ड बाय ये बैक्टीरिया, डिजीज काज्ड बाय ये बैक्टीरिया। ये ऑलरेडी अभी मैंने आप लोग को बताया, कॉलरा जो है ये ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के अटैक से होता है। ठीक है, तो कॉलरा होता क्या वो ऑलरेडी मैंने अभी जस्ट आपसे पूरा डिस्कस किया है, तो अब ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा डायसेंट्री होती है, वोमिटिंग भी होती है, लॉस ऑफ लिक्विड फ्लूइड्स हो जाता है, लिक्विड लॉस होता है एक्सेस में बॉडी से। ठीक है, और इसकी रिकवरी के लिए आप पेशेंट को ORS
सॉल्यूशन दे सकते हो। और आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद देखो बैक्टीरिया का ट्यूबरक्लोसिस, जिसको शॉर्टकट में टीबी बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये लंग्स की बीमारी है, ठीक है। इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, इसमें इन्फेक्शन किस पे होता है, लंग्स पे होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खांसी, ठीक है, लंग्स में और खांसी भी होती है। और देखो ये ओल्ड टाइम में ये बहुत डेंजरस डिजीज थी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। एक समय समझ लो ये भी ऐसी थी कि जिसको हो जाता था, लोग क्षय रोग बोलते हैं इसको हिंदी में, लोग उसके पास नहीं जाते थे, क्योंकि जब वो स्नीच करेगा, छींकेगा, उसके नाक से भी पानी गिरने लगेगा, ठीक है सर। और ये इफेक्ट किसको करता है, लंग्स को। हमारे जो लंग्स होते हैं जिससे हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं ना, सांस लेते हैं किधर, एयर नोज से लेते हैं, फिर आफ्टर डैट वो जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ऑलरेडी आपके क्या कहते हैं, कौन चैप्टर 1 या 2 में पढ़ाया था, ठीक है। तो लंग्स भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही ये पार्ट है। तो ये इसमें लंग्स इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक समय था पास्ट में इससे भी बहुत ज़्यादा लोग मरते थे, लेकिन आज क्या है, साइंस ने पूरी मेडिसिन बना रखी है, समय पे आप इसका पूरा ट्रीटमेंट कर लो तो आप फिर से फिट और हेल्दी हो जाते हो, ठीक है। और डिजीज काज बाई प्रोटोजुआ, ये किसका इन्फेक्शन है, ये लंग्स का इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है ये लंग्स, ये बॉडी के और पार्ट्स में भी होता है, ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होता है, जैसे तुम्हारा लीवर, किडनी, ये सब जगह भी होता है, लेकिन वहाँ ये एक्टिव नहीं होते हैं इसके जर्म्स। इसके जर्म्स एक्टिव कहाँ होते हैं, लंग्स में होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिजीज जो आई, ये जो आई आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि जब ये लंग्स में होंगे तब ये इफेक्टेड पर्सन से, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन को इसके जर्म्स ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अदर पार्ट्स में होगा तो ऐसा नहीं होगा, लंग्स में है तब ये इफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाएगा। अब देखो उसके बाद प्रोटोजुआ हो गया, हाँ प्रोटोजुआ, इससे मलेरिया ऑलरेडी पूरा मैंने डिस्कस किया था आपको, ठीक है। मलेरिया ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, इसका आपको ऑलरेडी पता चल गया है। स्लीपिंग सिकनेस, हाँ ये नया टर्म आपके लिए, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, बहुत वीक फील करता है और उसे हमेशा लगता है कि वो नींद में ही है, तो ये होती है बीमारी आपकी स्लीपिंग सिकनेस। और ठीक है, डाइसेंट्री ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, डाइसेंट्री ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और डाइसेंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ORS सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद अगर डाइसेंट्रीज में कंट्रोल होगा तो आफ्टर दैट यू कैन टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द फंजाई, फंजाई या फंगस अटैक भी बोल सकते हो, फंगल इफेक्ट, ये तो फंजाई लिखा है FUNGI, लेकिन आप इसे फंगल अटैक भी बोल सकते हो। इसमें क्या दिया, एथलीट फुट, ATH एथलीट फुट, एथलीट फुट है और रिंगवॉर्म है, ठीक है, सिंपली समझ लो। देखो एथलीट फुट ही इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में हो सकता है, मैक्सिमम ज़्यादातर पैर में होता है, हाथ में भी हो सकता है ऐसी बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम जैसे ये है ना हमारी, देखो ये हैंड है, दिख गया सबको, ये उल्टा कर दिया, ठीक है। तो हमारी फिंगर्स आपस में जुड़ी नहीं है बेटा, इनमें गैप है, ठीक है, ये गैप है। इसी तरह पैर में भी है, इसी तरह फुट में भी है, हमारी फिंगर्स के बीच में हल्का हल्का गैप है। तो देखो अगर हम लोग एथलीट फुट इसीलिए इसको बोला गया है क्योंकि स्पेशली ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो मैक्सिमम जूते पहनते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बहुत लोग होते हैं जिनको देखो पैर में बहुत पसीना होता है,
तो प्रॉपरली जब आप लोग नहाते भी हो ना बेटा, तो अपने जो पैर देखो, ये जो होती है हमारी हैंड की फिंगर्स का गैप बहुत ज़्यादा होता है, और ये हरदम ओपन में रहता है। हम हर समय अपने हैंड को वॉश करते हैं ना अपने हैंड को, लेकिन इसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपके जो फुट है उनकी फिंगर्स में बहुत गैप नहीं होता है। अगर आप इनमें प्रॉपरली नहाने के बाद अगर ये भीगी हैं उंगलियाँ, इन्हें ठीक से पोंछोगे नहीं तो इसी से ये फंगल अटैक हो जाता है, ये स्किन का इन्फेक्शन है। आप अभी कभी अपने पैर की उंगलियां, जैसे आप लोग की मम्मी लोग किचन में काम करते हैं, जो आदमी पानी में ज़्यादा काम करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप अगर फिंगर्स को वाटर, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि कॉटन लो, कॉटन से फिंगर के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में एकदम ड्राई करो उसको, कॉटन लेके बिल्कुल बढ़िया से पोंछो, नहीं तो ये फंगल अटैक हो जाता है। आप उंगलियों को ओपन करके देखोगे तो आपको लगेगा वहाँ की स्किन पूरी वाइट टाइप की, एकदम लूज स्किन और वाइट धब्बे टाइप के आपको नज़र आते हैं। तो ये एक फंगल अटैक है जिसको एथलीट फुट बोलते हैं, ठीक है। पानी में काम करने वालों को, बहुत लोगों को जूते पहनने के बाद बहुत पसीना होता है, तो जिसको बहुत पसीना होता है प्लीज़ वेयर कॉटन शॉक्स, या तो आप 2-3 जूते के जोड़े रखो, और ये क्या कहते हैं, जूते के जोड़े भी रखो, और शॉक्स डेली चेंज करो। बहुत से बच्चे हैं ना, जैसे शॉक्स 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 दिन से एक ही शॉक्स पहन रखे हो, तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि सेम शॉक्स होगी, गंदी होगी, बहुत पसीना होगा। तो इसके लिए अगर आप इस डिजीज से बचना चाहते हो तो एक तो प्रॉपर फिंगर्स को ड्राई करो कॉटन से, और अनदर थिंग इज दैट ऑलवेज वेयर न्यू शॉक्स, मतलब डेली सेम शॉक्स 2-3-4 दिन नहीं पहननी है, डेली वॉश करके आप शॉक्स पहनो, ठीक है। ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशन लोगे, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्रीम्स आती हैं, स्किन वाली क्रीम आती हैं, उनको आप लगाओगे रेगुलर 1 वीक और 10 डेज, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फंगल इफेक्ट ठीक नहीं होता है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। स्पेशली ये पैर की फिंगर्स में ही होता है, ठीक है, फंगल इफेक्ट। रिंग बाउंड भी है, वो तुम लोग ने ऐड भी देखा होगा, टीवी में खुजली हो जाती है, स्किन ऐसी हो जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो ये भी स्किन का इफेक्ट है, फंगल अटैक होता है हमारी स्किन पे और उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। सो बहुत से क्रीम्स आती हैं जिसको स्किन वाली, जिनको लगाने के बाद ये रेगुलर आप 6-7 डेज और 10 डेज लगाओगे, ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इतनी डेंजरस बीमारी है कि कभी ठीक ही ना हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझ लो स्किन से रिलेटेड कुछ हो रहा है, तो समो फंगल अटैक है, ठीक है। सो ये मोस्टली फिट में ही होता है, पैर के फुट में होता है, इसलिए इसको एथलीट फुट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। एंड नाउ how we do the prevention of communicable disease we will discuss in the next video. Thank you.